हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम क्लास टेंथ क्लास हिस्ट्री का क्या देखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और इसके चार पार्ट में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम यहाँ नोट्स करवाएंगे जो कि बुक से ही लिया गया है, और बुक में थोड़ा सा जो है लैंग्वेज उसकी टफ होती है। यहाँ हम उसको इजी करके अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जुड़ना मत भूलिए और अपने क्लास में बता दीजिए कि ये फ्री की कोचिंग है। तो यहाँ हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 3 भागों में देखेंगे, ए बी सी। तो पहले में 1830 के दशक के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास। दूसरे में क्या देखेंगे, ग्यूसेप मैजनी आदि के विचार। तीसरे में पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस में आंदोलनों की सामान्य विशेषताएं आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। चलिए, तो सबसे पहले जानना होगा कि राष्ट्र क्या होता है। राष्ट्र किसे कहते हैं, तो अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। ये किसके अनुसार है, तो रेनर के अनुसार है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। तो ये राष्ट्र हो गया। अब देखेंगे राष्ट्रवाद क्या होगा। देखिए, अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले लैंग्वेज अगर समझ जाएंगे ना तो समझना ज़्यादा इजी हो जाएगा चैप्टर को। तो राष्ट्रवाद क्या होता है, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना राष्ट्रवाद होता है। जैसे हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत से अगर प्रेम करते तो ये कैसी भावना है, तो ये राष्ट्रवाद की भावना हो जाएगी। आगे देखेंगे कि नेपोलियन कौन था। आपके बुक में जरूर है नेपोलियन के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ पे नेपोलियन कौन था। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ। नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया। तो नेपोलियन कहाँ का था, तो नेपोलियन यूरोप का था, है ना। तो आगे देखेंगे, उसने कई युद्ध में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई थी। यूरोप के फ्रांस देश से था और फ्रांसीसी को जीत दिलाई थी। अपार लोकप्रियता हासिल कर ली थी। फिर उसके पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गया। देखिए, फ्रांस का ये सेनापति था, अब जाके फ्रांस का क्या बन जाता है, शासक बन गया है। क्या बन गया है बच्चों, शासक बन गया है। आगे देखेंगे हम उदारवाद। अब उदारवाद क्या होता है, तो उदारवाद यानी कि लिबरलाइजेशन शब्द लातिनी भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष समानता। अब निरंकुशतावाद क्या हो जाएगा, निरंकुशवाद एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, तो कैसा हो जाएगा, निरंकुशवाद हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये बच्चों ये क्या है, नोट्स है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होगा। जनमत संग्रह में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि अब जैसे क्वेश्चन आ गया जनमत संग्रह क्या है, तो ये आ जाएगा अति लघु में। तो कैसे आंसर लिखेंगे, इसको बस ये आंसर समझ लीजिए। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसे हम जनमत संग्रह कहेंगे। यूटोपिया का अर्थ हो जाता है कल्पना दृश्य, जो मतलब सोच सकते हैं वो असलियत में ना हो। यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। जैसे कि हम लोग सोच सके कि कोई झूठ कभी ना बोले, हमेशा सब लोग सत्य बोले, तो ये कैसा हो जाएगा, ये यूटोपिया है, क्योंकि सभी लोग सत्य बोल ही नहीं सकते हैं। मानव की प्रकृति हो जाती है झूठ बोलना, वो सत्य तक आधारित नहीं रहते। अब आपने देखा होगा रूमानीवाद। तो रूमानीवाद क्या था, एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। तो ये रूमानीवाद हो गया। आगे हम देखेंगे जुंकर्स क्या है, प्रजा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे, तो उसे हम जुंकर्स कहते थे। अब जैसे क्वेश्चन आ गया जुंकर्स क्या है बोर्ड एग्जाम में, तो
आप लोग ये आंसर दे सकते हैं। राष्ट्रवाद के उदय के कारण, अब जैसे कि हेडिंग्स है तो आप इसमें समझ सकते हैं। जैसे निरंकुश शासन की एक हेडिंग होगी तो इसमें लिख सकते हैं कि निरंकुश शासक में राजा के ऊपर कोई अंकुश नहीं होता था और वो जो है राजतंत्र में ही निरंकुश शासन होता है। और उदारवादी विचारों का प्रसार, राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या क्या थे? उदारवादी विचारों का प्रसार, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा दिया गया। शिक्षित मध्य वर्ग के भूमिका, सबसे ज्यादा भूमिका कौन थी? तो शिक्षित मध्य वर्ग के लोगों की भूमिका थी। ना अमीर साथ देते थे उदारवाद उसमें, राष्ट्रवाद में, ना गरीब। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास कैसे हुआ? जैसे फ्रांसीसी क्रांति 1789, नागरिक संहिता 1804, वियना की संधि 1815, ये सब संधियाँ और ये सब जो हम बता रहे हैं सन, ये सब इम्पॉर्टेंट है। उदारवादियों की क्रांति कब हुई थी? तो 1848। जर्मनी का एकीकरण कब से कब तक हुआ? तो 1866 से 1871। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1862 से 1871 में हुआ है। तो आप लोग ये सन याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नोट्स है, नोट्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। बुक से वो चीज़ें निकालना जो आपको रटनी है वही समझ लीजिए नोट्स हो जाता है। आगे देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण के क्या क्या कारण हो सकते थे? किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का समान होना जरूरी। यूरोप में अलग अलग समाज थे, जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली अलग अलग भाषाएं बोलते थे। आगे देखेंगे कि यूरोपीय समाज की संरचना 19वीं शताब्दी के पहले कैसे थी? यूरोपीय जो समाज थी 19वीं शताब्दी के पहले उसकी संरचना कैसी थी? तो यूरोपियन समाज असमान रूप से दो भागों में विभाजित था। कौन कौन से? एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। तो उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग, उच्च वर्ग में कौन आता था? कुलीन वर्ग, जहाँ पे कम जनसंख्या, उच्च वर्ग तथा वर्चस्व जमाने वाला था। जमींदार यानी ढेर सारे खेतों के मालिक, खेत उनके पास बहुत सारे लेकिन खेती करने नहीं जाते थे, ये होते थे जमींदार। और सभी अधिकार दिए जाते, इनके पास कौन से? सभी अधिकार होते थे। अब दूसरा वर्ग क्या आ गया है? दूसरा वर्ग निम्न वर्ग था। निम्न वर्ग में कौन से वर्ग थे? कृषक। और जो उच्च वर्ग में क्या था बच्चों? तो उच्च वर्ग में कुलीन वर्ग थे। तो निम्न वर्ग में क्या क्या पॉइंटें हो सकती है? जैसे अधिक जनसंख्या, मतलब जो कृषक वर्ग थे उनकी जनसंख्या बहुत बड़ी थी। और ये निम्न वर्ग में आते थे जमीनहीन, यानी इनके पास जमीन नहीं थी, तो ये किराए पर रहते थे। किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते थे। यूरोपियन समाज असमान रूप से विभाजित था। असमान रूप से कैसे विभाजित था? दो भागों में, निम्न और उच्च में विभाजित था। निम्न में कौन आएगा? तो कृषि आएंगे। अब हम देखेंगे कि 19वीं सदी के मध्य एक नया वर्ग जुड़ गया। वो अभी तक हमने दो वर्ग किसमें पढ़ाए थे? 19वीं सदी के पहले की बात। अब ये 19वीं सदी के बाद, यानी कि अब देखिए यहाँ बाद की बात चल रही, तो एक नया वर्ग जुड़ गया है, जिसका नाम हो गया मध्यम वर्ग। देखिए एक अब ऊपर था, एक नीचे वर्ग हो गया, एक ऊपर था एक नीचे, लेकिन ये अब एक आ गया बीच का, यानी मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग में कौन कौन आते हैं? इसमें सभी पढ़े लिखे लोग थे, जैसे कि शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी आदि। पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद की मांग की। तो क्रांति का सबसे जिम्मेदार कौन होगा? नया वर्ग, जो मध्यम वर्ग होगा, जहाँ लोग पढ़े लिखे होंगे। अब हम देखेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद क्या होता है। इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा। इसी वजह से 1779 में फ्रांस की क्रांति होती है। किसकी क्रांति होती है बच्चों? फ्रांस की क्रांति होती है। आगे देखेंगे हम कि इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण चीज़ों जैसे चीज़ों तथा पूंजी का आगमन नियंत्रण था, उसे खत्म कर दिया गया। लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच यानी सीमा शुल्क को खत्म नहीं कर पाया। अब हम आगे देखेंगे कि
क्या होता है, इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था जॉलबेराइन। क्या नाम था? जॉलबेराइन। जितने भी शुल्क अवरोध थे उसे समाप्त कर दिया गया। मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। इससे पहले 30 से ज़्यादा थी। नेपोलियन के समय केवल पुरुषों जिनके पास धन है वही वोट दे सकते थे। नेपोलियन के समय कौन वोट दे सकता था? केवल पुरुष दे सकते थे, और वो पुरुष वोट देंगे जिनके पास धन होगा। क्या होगा? धन होगा। अगर पुरुष गरीब है तो वो भी वोट नहीं दे सकता था। किसके समय? नेपोलियन के समय। तो बच्चों ये हुई आपकी पार्ट 1 कंप्लीट है। हम पार्ट 4 में ये चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे, और अगली नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। हम जल्दी ही वीडियो लेकर आएंगे। और अपने क्लास में बता दीजिए ये फ्री की कोचिंग चल रही है, और जुड़ना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।